एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री ने चौरा चौरी शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, देश को कभी चौरी चौरा की घटना नहीं भूलनी चाहिए। इस घटना में न जाने कितने अमर बलिदानियों ने देश के लिए अपनी जान भी गंवाई। जो हुआ वह एक थाने में आग लगने की घटना नहीं थी। इससे एक बड़ा संदेश अंग्रेजी हुकूमत को दिया गया। आगे प्रधानमंत्री ने कहा, अपने संबोधन में हमारी सरकार ने बजट में किसी पर भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। देश की तरक्की में किसानों ने अहम योगदान दिया है। हमारी सरकार ने मंडियों को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाया है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ऐसा प्रयास कर रहा है कि हर गांव, हर तबके, हर कस्बे में इलाज की ऐसी व्यवस्था हो कि छोटी से छोटी बीमारी के लिए गांव वासियों को शहर की तरफ न भागना पड़े। ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपया किया गया है। इसका सीधा लाभ देश के किसानों को होगा। यह फैसला हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा और कृषि को लाभ का व्यापार मिलेगा। भारत में 16 जनवरी को कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग का प्रारंभ किया गया था। भारत में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को ही प्रारंभ किया गया था। भारत में अब तक 45% लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसके साथ ही टीकाकरण करने में भारत दुनिया में सबसे आगे पहुंच गया है। 2 फरवरी को आए आधिकारिक डेटा के अनुसार 40 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। बुधवार को देश में 2,38,662 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। टीका लगवाने वाले लाभार्थियों की संख्या 43.9 के पार पहुंच गई है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में पंजीकरण टीकाकरण कराने वाले लोगों की संख्या 92,61,227 है। भारत की तुलना में अमेरिका को 40 लाख लोगों का टीका लगाने में 20 दिन लगे थे, जबकि ब्रिटेन और इजराइल को 39 दिन लगे थे। मध्य प्रदेश में 2 फरवरी तक सबसे ज्यादा लोगों को टीका लगा है। मध्य प्रदेश में अब तक 69.4% स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। तो वहीं राजस्थान में 84.7% लोगों को टीका दिया जा चुका है। यूपी में 18 दिनों में सबसे अधिक 4.63 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया है। राज्य में 9 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिसमें 51% का टीकाकरण किया जा चुका है। तो वहीं महाराष्ट्र में 9,36,835 पंजीकृत लाभार्थी हैं, जिसमें से अभी केवल 34% स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया है। उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, केरल जैसे अन्य राज्यों में 50% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। सरकार अब कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन पर किसानों से उसी तरह से निपटेगी जिस तरह से सरकार ने नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन पर एक्शन लिया था। किसान संगठन अगर 1.5 साल तक कानून को स्थगित रखने और सर्वपक्षीय सहमति का प्रस्ताव पर नहीं माने तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का मन बना लिया है। इसके अलावा आंदोलनकारियों को एक निश्चित जगह तक ही सीमित रखने पर सरकार दबाव बना रही है। सरकार ने शाहीन बाग में भी ऐसी ही रणनीति अपनाई थी। शाहीन बाग को चारों ओर से घेर लिया था। सरकार ने वही रणनीति अपनाते हुए आंदोलनकारी किसानों को भी दिल्ली सीमा पर रोकने के लिए भारी सुरक्षा बल के साथ साथ बैरिकेडिंग, सड़क पर नुकीले तार आदि बिछा दिए हैं। बातचीत करने के लिए नए सिरे से पहल करने का मन बनाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि वह भी किसानों की जटिल रवैये को देखकर जटिल रणनीति अपनाएगी और लंबी लड़ाई को तैयार रहेगी। जिस भी पक्ष का धैर्य खत्म होगा वो पक्ष हार की ओर बढ़ जाएगा। सरकार की फिलहाल यह रणनीति है कि किसान संगठनों को कोई नया प्रस्तावना न दिया जाए और उनकी मौजूदगी दिल्ली सीमाओं तक ही सीमित कर दी जाए। नए कृषि कानूनों पर दिल्ली सीमा पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों को दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन करते हुए 71 दिन हो गए हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली हिंसा में जहां एक तरफ कई किसान घायल हुए तो वहीं कई पुलिस कर्मियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। किसानों के आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगातार समर्थन मिल रहा है। किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करते हुए 6 फरवरी को चक्का जाम करने का ऐलान किया है। किसानों द्वारा यह चक्का जाम 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा। विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आज गाजीपुर सीमा पर पहुंचा है। प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने पहुंचे विपक्ष नेताओं की प्रतिनिधिमंडल में शामिल हरीसिमरत कौर ने कहा, हम यहाँ हैं ताकि हम इस मुद्दे
पर संसद में चर्चा कर सके। स्पीकर हमें इस मुद्दे को उठाने नहीं दे रहे। राज्यसभा में तीसरे दिन आज फिर किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। पहले दिन विपक्षी पार्टियों द्वारा राज्यसभा में नारेबाजी की गई थी। किसानों के समर्थन में विपक्षी पार्टियों ने राज्यसभा के पहले दिन वॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद पार्टियां जब राज्यसभा में लौटी तो किसानों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई थी, जिसके बाद कार्यवाही को 3 बार स्थगित किया गया था। तो वहीं दूसरे दिन राज्यसभा की कार्यवाही को बार-बार बाधित करने के लिए आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं को कार्यवाही से पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था और मार्शल की मदद से संसद से बाहर निकाल दिया गया था। तो वहीं आज फिर से राज्यसभा की कार्यवाही में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, देश जब कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था तो विपक्ष उंगलियां उठाने में व्यस्त था। लॉकडाउन और फिर अनलॉक फेज पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए का 5 साल का बजट 17,05,000 करोड़ रुपए का था, जबकि एनडीए का 1 साल का स्वास्थ्य बजट 2,23,000 करोड़ का था। इस बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले 137% की वृद्धि हुई है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में लॉकडाउन के उपायों की सराहना की, लेकिन इसके बाद भी पार्टी वैक्सीन पॉलिटिक्स का आरोप सरकार पर लगातार लगा रही है। बजट सत्र 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 15 फरवरी को खत्म होगा और दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान नवरीत सिंह नामक युवक की मृत्यु पर शोक जताने और मृतक किसान की अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी बिलासपुर के डिबडिबा गांव पहुंची। प्रियंका गांधी ने जब रामपुर की सीमा में प्रवेश किया तो कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया। प्रियंका गांधी समेत विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शेन चौधरी और कई दिग्गज नेता नवरीत के परिवार को दुख की घड़ी में सांत्वना देने के लिए पहुंचे। प्रियंका गांधी जब मृतक किसान के परिवार से मिलने जा रहे थे तब अचानक ब्रेक लगने से 2 से 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हालांकि प्रियंका गांधी की कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन नेशनल हाईवे पर इस दौरान लंबा जाम लग गया। रक्षा क्षेत्र में लगातार स्वदेशी क्षमता विकसित करने के लिए सरकार ने नई सुधार और नीतिगत बदलाव किए हैं, जिस पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत अगली पीढ़ी की तकनीकों और उपकरणों को बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। आज एरो इंडिया 2021 के उद्घाटन में हमारे पास पूरे एयरोस्पेस में निबद्ध रूप से निगरानी करने की क्षमता है। भारत और वायुसेना दोनों ही प्राकृतिक आपदाओं और घटनाओं को लेकर अपने दोस्तों और भागीदारों के प्रति जिम्मेदारी को लेकर सचेत है। इसके लिए वायुसेना की क्षमता को स्वदेशी उपकरण और घरेलू इंडस्ट्री के साथ से अर्जित किया गया है। आगामी समय में एयरोस्पेस सेक्टर वैश्विक एयर सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण प्लेयर बनकर सामने आएगा। भारत इस समय भौगोलिक और राजनीतिक स्मारक दृष्टिकोण से सुरक्षा और स्थिरता से खड़ा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी माहौल काफी गर्मा गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, कोविड-19 महामारी के समय लगे लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए सरकार ने पैसा नहीं दिया था, लेकिन भ्रष्ट नेताओं को चार्टर्ड प्लेन में दिल्ली ले जाने के लिए सरकार ने भरपूर पैसा खर्च किया था। ममता ने हाल ही में भाजपा में शामिल हुए राजीव बनर्जी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा, राजीव बनर्जी ने वन विभाग के वन सहायकों की नियुक्ति में धांधली की है। वह एक भ्रष्ट नेता है। भाजपा में सिर्फ भ्रष्ट नेता ही जा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं था, इसलिए मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ा और इस दौरान न जाने कितने मजदूरों की जान चली गई, जबकि राजीव जैसे नेताओं के लिए चार्टर मंगवाए गए थे। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने बड़ा दावा करते हुए कहा, भाजपा पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए टिकट भेज रही है। दागी नेताओं को अपने दल में शामिल करके वॉशिंग मशीन की तरह अपने दाग मिटा रही है। ममता बनर्जी की पार्टी को लगातार छोड़ते हुए नेताओं पर ममता बनर्जी ने कहा, जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं जरूर छोड़े, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। जो पार्टी में रहेंगे वो अनुशासित होकर रहेंगे। भारत में कोरोना के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार
पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,899 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 107 लोगों की मृत्यु हुई। भारत में कुल संक्रमण का आंकड़ा लगभग 1,07,00,000 के पार पहुंच गया, तो वहीं मरने वालों की संख्या 15,04,000 के पार पहुंच गई है। 17,824 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिसके बाद इस महामारी को मात देने वालों की कुल संख्या लगभग 1,48,00,000 के पार पहुंच गई है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 15,05,025 है। अब तक भारत में 44,49,552 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है और कुल 19,92,16,019 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 7,42,841 नमूनों का परीक्षण किया गया है। कृषि कानून पर विदेश द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में लगातार दखलंदाजी का सिलसिला जारी है। अमेरिका ने कृषि कानून को लेकर भारत का समर्थन किया है। बाइडेन सरकार का कहना है कि मोदी सरकार के इस कदम से दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव पड़ेगा और निजी क्षेत्र में अधिक निवेश को आकर्षित करेंगे। साथ ही अमेरिका ने कहा कृषि कानूनों पर शांतिपूर्ण विरोध एक संपन्न लोकतंत्र की एक वानगी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता के अनुसार बाइडेन सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार के कदम का समर्थन करती है और यह कानून किसानों के लिए निजी निवेश को और भी सशक्त करेंगे। आगे विदेश मंत्रालय ने कहा सामान्य तौर पर अमेरिका ऐसे कदमों का स्वागत करता है तो भारतीय बाजारों की दक्षता में सुधार करे, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन के सांसद की याचिका समिति दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन और भारत में प्रेस की आजादी पर हाउस ऑफ कॉमन्स परिसर में इस मुद्दे पर चर्चा करने का विचार करेगी। इस संबंध में एक ऑनलाइन याचिका पर 1,06,000 से ज्यादा हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। यह चर्चा वेस्टमिनिस्टर हॉल में की जा सकती है।